नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन की यूजीसी नेट की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारा लेक्चर नंबर 8। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम इन फिजिकल एजुकेशन की। नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पहला हमारा रहेगा नर्वस सिस्टम एट सेलुलर लेवल, दूसरा रहेगा नर्वस सिस्टम एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। आज के लेक्चर में हम पार्ट 1 को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम में कौन-कौन से सेल्स होते हैं। नर्वस सिस्टम में मेन 2 ही सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जिसमें आएगा पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, आयंस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ न्यूरॉन मेम्ब्रेन, आयन चैनल्स कौन-कौन से होते हैं न्यूरॉन में और इन आयंस की वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट कैसे बनता है। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का मेन फंक्शन होता है एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट करना। तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कैसे चलता है, कैसे स्टार्ट होता है, वो हम देखेंगे। स्पीड, स्ट्रेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल देखेंगे। उसी के साथ साथ ऑल और नॉन फिनोमेना होता है एक्शन पोटेंशियल का, और एक्शन पोटेंशियल की वजह से डीपोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन होती है न्यूरॉन मेम्ब्रेन की, तो वो समझेंगे। एक्शन पोटेंशियल जो है, जब दूसरे न्यूरॉन के पास जाता है तो वो साइनेप्स का इस्तेमाल करता है। साइनेप्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है और कौन-कौन से टाइप्स के साइनेप्स होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। साइनेप्स में एक्शन पोटेंशियल जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स का इस्तेमाल करता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी भी होते हैं और इनहिबिटरी भी होते हैं, तो उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन कवर हो जाएगा। और लास्ट में हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरोग्लिया। तो इस तरह से हमारा न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया दोनों कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नर्वस सिस्टम जो है वो दो सेल से मिलकर बना है। एक होते हैं नर्व सेल्स जिन्हें न्यूरॉन्स बोलते हैं, दूसरे है न्यूरोग्लिया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नर्व सेल से। नर्व सेल का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। नर्व सेल जो है, आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने फ़ोटो देखा हुआ होगा, इसका पिक्चर देखी होगी। तो नर्व सेल जो न्यूरॉन है, नॉर्मल दूसरे सेल्स की तरह ही होता है। दूसरे सेल्स की तरह इसकी एक मेन बॉडी होती है, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। उसे बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी से छोटी-छोटी प्रोजेक्शंस बाहर आई हुई होती हैं। इन प्रोजेक्शन को बोलते हैं डेंड्राइट्स। तो ये एक नहीं होती है, बहुत सारे डेंड्राइट्स सेल बॉडी से बाहर निकले हुए होते हैं। और सेल बॉडी से ही एक बहुत लंबी प्रोजेक्शन बाहर आती है। इस बहुत लंबी सी जो प्रोजेक्शन है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन आगे जाके डिवाइड होता है और एक्सॉन टर्मिनल में ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं सेल बॉडी। इस सेल बॉडी के अंदर क्या-क्या होता है। सेल बॉडी जो है, सेल बॉडी के अंदर नॉर्मली जैसे सेल के अंदर हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल पढ़ाया था, तो उसमें न्यूक्लियस होता है। उसी के साथ-साथ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों तरह के पाए जाते हैं, जैसे नॉर्मल सेल में होते हैं। जैसे नॉर्मल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उसी तरह से हमारे न्यूरॉन के सेल बॉडी में भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जिस तरह से नॉर्मल सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है, हमारे न्यूरॉन की सेल बॉडी में भी या न्यूरॉन में भी साइटोप्लाज्म होता है। गोल्जी ऑपरेटस पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और हमारी सेल की मेम्ब्रेन होती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही न्यूरॉन की अपनी मेम्ब्रेन होती है। तो इस तरह से सेल बॉडी के अंदर ही सारा कुछ होता है। बाकी जो सेल बॉडी के बाहर हैं, वो इसकी प्रोजेक्शंस होती हैं सिर्फ। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल बॉडी के बाहर छोटी-छोटी प्रोजेक्शंस निकली निकली होती हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। और एक बड़ी लंबी वाली प्रोजेक्शन होती है जिसे एक्सॉन बोलते हैं, वो हमें यहाँ पे दिखेगी। ये है सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर है न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सारा कुछ है। ये डेंड्राइट्स हैं। और यहाँ से ये है आपका एक्सॉन, जो लंबी सी प्रोजेक्शन है। तो जहाँ से सेल बॉडी से ये एक्सॉन लीव करता है, उस एरिया को बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। और साथ में एक्सॉन जो है एंड में जाके एक्सॉन टर्मिनल्स में डिवाइड हो जाता है, ब्रांचेस बन जाती हैं उसकी। तो इस तरह से हमें थोड़ा-थोड़ा ओवरव्यू पता चल गया है कि हमारे न्यूरॉन में सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन होता है। एक्सॉन एक्सॉन हिलॉक के ज़रिए जुड़ा होता है सेल बॉडी के साथ, और एक्सॉन की आगे टर्मिनल्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सॉन के ऊपर कुछ लेयर चढ़ी है, थोड़ी-सी इंसुलेशन हुई है एक्सॉन की। एक्सॉन के ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ है। ये कवर क्या होता है? इसे बोलते हैं माइलिन शीट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ये न्यूरॉन है, जिसके एक्सॉन के ऊपर कोई भी कवर नहीं है, और एक ये न्यूरॉन है, जिसके एक्सॉन के ऊपर कवर चढ़ा हुआ है।
तो 2 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, एक के ऊपर कवर होता है माइलिन शीथ का, दूसरे के ऊपर नहीं होता है। जिसके ऊपर कवर होता है उसे बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। जब माइलिनेटेड एक्सॉन भी बोल सकते हो आप, क्योंकि कवर एक्सॉन के ऊपर है, तो पूरे न्यूरॉन को भी माइलिनेटेड बोल सकते हो। और अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स कौन से होते हैं? जिनमें माइलिन शीथ नहीं होती। ये माइलिन शीथ का काम क्या होता है, ये हम आगे भी समझेंगे, बस थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि माइलिन शीथ की वजह से जो नर्व कंडक्शन है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है। माइलिन शीट पूरी क्लियर एक पूरी शीट नहीं होती है, बीच में इनके गैप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक शीट है, फिर गैप है, फिर एक और है, फिर गैप, फिर गैप। इन गैप्स को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवीर। ये आप थोड़ा सा याद रखिए, हमारा नर्व कंडक्शन में ये भी जब एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे वहाँ पे ये काम आएगा। तो अभी तक जो हमने न्यूरॉन देखा है वो ये वाला न्यूरॉन है, जिसमें एक सेल बॉडी है, सेल बॉडी के बाहर बहुत सारे डेंड्राइट्स निकले हुए हैं और एक लंबा सा एक्सॉन निकला हुआ है। ये हमने अभी तक स्ट्रक्चर समझा है न्यूरॉन का। ऐसे न्यूरॉन को बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, क्योंकि एक सेल बॉडी से बहुत सारे पोल्स निकल रहे हैं। एक पोल तो एक्सॉन हो गया, उसके बाद बहुत सारे डेंड्राइट्स भी हैं। तो मल्टीपोल्स निकलते हैं सेल बॉडी से, मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जहाँ पे सेल बॉडी से दो ही पोल्स निकलते हैं, उनको बाइपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। और कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जहाँ पे सेल बॉडी से सिर्फ एक ही पोल बाहर निकलता है, उसे यूनिपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। और यहाँ पे एक है सीडो यूनिपोलर। ये भी ऐसा न्यूरॉन है जहाँ से एक ही पोल निकल रहा है, इसको यूनिपोलर बोल रहे हैं, बट इसको सीडो यूनिपोलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सिंगल पोल निकल रहा है, आगे जाके वो दो में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से न्यूरॉन की जो टाइप्स है, यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं, सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं, और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो अभी तक हमने न्यूरॉन्स के पार्ट्स को समझ लिया है। बेसिक पार्ट्स जो न्यूरॉन के हैं, जिसमें आता है हमारा सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाहर निकली हुई हैं डेंड्राइट्स। ये एक डेंड्राइट है, ये दूसरा डेंड्राइट है, ये तीसरा डेंड्राइट है। तो डेंड्राइट सेल बॉडी के साथ प्रोजेक्शंस होती हैं थोड़ी थोड़ी बड़ी। और उससे एक बड़ी लंबी सी प्रोजेक्शन जो है, हमने बताई क्या है, वो है एक्सॉन। एक्सॉन सेल बॉडी के साथ कहाँ से पे जुड़ा होता है, उसका नाम क्या होता है उस एरिया का? उस एरिया का नाम होता है एक्सॉन हिलॉक। और एक्सॉन आगे जाके ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। उन ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। तो इस तरह से हमारे न्यूरॉन्स के कुछ पार्ट्स हो गए हैं, जिसमें सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन है, एक्सॉन हिलॉक है, और एक्सॉन टर्मिनल्स है। ये पांचों पार्ट्स जो हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल में ये बहुत काम आएंगे। और यही पिक्चर, यही ड्राइंग हम आगे यूज़ करेंगे एक्शन पोटेंशियल को समझाने के लिए। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ही बता दिया कि ये डेंड्राइट्स हैं, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन हिलॉक है, ये एक्सॉन है, और ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया, अब देखते हैं कि न्यूरॉन के अंदर और बाहर कौन कौन से आयंस पाए जाते हैं। मेन आयंस का ही काम होता है हमारे एक्शन पोटेंशियल में। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से आयंस होते हैं हमारे न्यूरॉन में। हमारे न्यूरॉन में पांच तरह के आयंस, पांच तरह के चार्ज्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिनमें सोडियम आयंस हैं, पोटाशियम आयंस हैं, क्लोराइड्स आयंस हैं, कैल्शियम आयंस हैं, और कुछ प्रोटीन्स हैं जिनका अपना चार्ज होता है। सोडियम आयंस पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पोटाशियम आयन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्लोराइड जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, कैल्शियम आयंस पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और ये प्रोटीन्स हैं ये नेगेटिव चार्ज होती हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सेल के अंदर या सेल के बाहर? जैसे ये हमारे सेल की मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है जो मैं ड्रा कर रहा हूँ। इसके अंदर वाला हिस्सा जो है सेल का इनसाइड कहलाएगा, और इसके बाहर वाला सेल के आउटसाइड। ठीक है। तो ये सोडियम जो है सेल मेम्ब्रेन के बाहर या सेल के बाहर भी होता है और अंदर भी होता है। पोटाशियम सेल के बाहर भी होता है, अंदर भी होता है। क्लोराइड जो है सेल के बाहर भी होता है, अंदर भी होता है। कैल्शियम भी सेल के बाहर और अंदर पाया जाता है। लेकिन ये जो प्रोटीन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, ये सिर्फ सेल के अंदर ही पाई जाती हैं। अब बाहर और अंदर जो है कितने कितने होते हैं, ज़्यादा कम होते हैं या बराबर होते हैं अंदर और बाहर, वो कैसे पता चलेगा? जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन के आर पार ऐसे कुछ नहीं जा सकता डायरेक्टली। सेल मेम्ब्रेन के आर पार जाने के लिए इन आयंस को कुछ रास्ते चाहिए, उनको बोलते हैं चैनल्स, आयन चैनल्स। तो सबसे पहले होते हैं जो चैनल्स होते हैं, वो है लीक चैनल्स। लीक चैनल्स ऐसे चैनल्स हैं जो हमेशा ओपन रहते हैं। लीक चैनल्स कौन कौन से होते हैं? लीक चैनल्स होते हैं सोडियम आयंस के। सोडियम आयंस के लीक चैनल होते हैं, जिससे सोडियम सेल के अंदर आ सकता है, सेल के बाहर जा सकता है।
और वैसे ही पोटाशियम के भी लीक चैनल्स होते हैं जिससे पोटाशियम सेल के अंदर और बाहर जा सकता है। अब सोडियम और पोटाशियम जो है वो सेल के अंदर बाहर जाएंगे ही क्यों? क्यों जाते हैं? क्योंकि आयंस जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अगर सेल के बाहर सोडियम ज़्यादा है तो वो अंदर जाने की कोशिश करेगा, और अगर सेल के अंदर सोडियम ज़्यादा है तो वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। और एट द एंड रिजल्ट क्या होता है कि बाहर भी और अंदर भी सोडियम बराबर हो जाए। तब तक ये मूव करते रहते हैं। लेकिन जब ये चैनल्स खुले हैं तो इसका मतलब हमारे सेल मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर सोडियम बराबर रहेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे सेल मेम्ब्रेन में ये तो आयन चैनल्स हैं, लीक चैनल्स। इसके अलावा एक पंप होता है जिसे बोलते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। ये भी सेल मेम्ब्रेन में ही एम्बेडेड होता है, उसी में लगा हुआ होता है। इस पंप का काम होता है कि सेल के अंदर से, मेम्ब्रेन के अंदर से 3 सोडियम आयंस को पकड़ना और बाहर फेंक देना, और बाहर से 2 पोटाशियम आयंस को पकड़ना और अंदर फेंक देना। तो इससे क्या होगा? इससे जैसे यहाँ से एक सोडियम जो है वो अंदर आया, इसने 3 बाहर फेंक दिए। इधर से एक पोटाशियम बाहर गया तो 2 अंदर आ गए। तो ये पंप कंटिन्यू काम करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, जिससे बाहर सोडियम ज़्यादा हो जाता है और अंदर पोटाशियम ज़्यादा हो जाता है। तो इससे इस तरह की पोजीशन बन जाती है कि इस पंप की वजह से हमारे सेल के अंदर पोटाशियम आयंस ज़्यादा हो जाते हैं, बाहर थोड़े से बच जाते हैं, क्योंकि ये पंप उनको अंदर पुश कर देता है। और वहीं सोडियम आयंस जो है वो सेल के बाहर ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से पकड़ के ये पंप जो है सोडियम पोटाशियम पंप, ये सोडियम आयंस को बाहर फेंक देता है। ये पंप एटीपी का इस्तेमाल करता है, एनर्जी का इस्तेमाल करता है इस चीज़ को करने के लिए। जिससे क्या होता है, हो जाता है, जिससे हमारी सेल मेम्ब्रेन, जो ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो जाती है, पोटाशियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो जाती है इन कंपैरिजन टू आउटसाइड। ये तो हो गए दो आयंस। पहला कौन सा? सोडियम आयन, दूसरा पोटाशियम आयन। अब तीसरा है क्लोराइड। अब क्लोराइड भी सेम रहेगा, अगर इसको कोई पुश नहीं करेगा बाहर तो जैसे जितना क्लोराइड अंदर है उतना ही बाहर रहेगा। इसको भी सेल से बाहर निकाला जाता है। सेल से बाहर कौन निकालता है? एक पोटाशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है, वो भी सेल मेम्ब्रेन में लगी होती है प्रोटीन। उस प्रोटीन का काम होता है कि पोटाशियम को पकड़ना और पोटाशियम के साथ क्लोराइड को भी पकड़ लेना, दोनों को पकड़ के बाहर फेंक देना। जिससे इसलिए इसका नाम ही क्या है? पोटाशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ये दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है और बाहर धकेल देता है। क्यों धकेलता है? क्योंकि हमारे पोटाशियम अंदर ज़्यादा हो चुके हैं, तो पोटाशियम को बाहर जाने का रास्ता चाहिए, रास्ता उसको मिलता है इस प्रोटीन के ज़रिए। लेकिन इस प्रोटीन की एक शर्त है कि अगर आप पोटाशियम बाहर जाएगा तो क्लोराइड भी एक लेके जाना पड़ेगा। इसलिए क्लोराइड भी बाहर जाना शुरू कर देता है। तो क्लोराइड आयंस जो है, नेगेटिव चार्ज आयंस, ये सेल के बाहर ज़्यादा हो जाते हैं, अंदर कम हो जाते हैं। तो 3 आयंस का हो गया, सोडियम आयंस बाहर ज़्यादा हो गए, पोटाशियम आयंस अंदर ज़्यादा हो गए, क्लोराइड आयंस बाहर ज़्यादा हो गए। चौथा है कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस का क्या होता है? कैल्शियम आयंस जो है वो भी हमारे सेल के बाहर ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कैल्शियम आयंस की भी क्या लगे होते हैं? पंप्स लगे होते हैं, वो कैल्शियम को बाहर पंप करते रहते हैं। ये एटीपी का इस्तेमाल करते हैं ये पंप्स। तो इस तरह से कैल्शियम भी बाहर ज़्यादा हो गया। तो चारों हो गए, सोडियम बाहर ज़्यादा है, पोटाशियम अंदर ज़्यादा है, क्लोराइड बाहर ज़्यादा है, कैल्शियम बाहर ज़्यादा है। ठीक है। लास्ट बच गया है हमारा ए नेगेटिव। ए नेगेटिव क्या है? ए नेगेटिव एक प्रोटीन है। ए नेगेटिव प्रोटीन जो है वो अंदर और बाहर बराबर ही होगी। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ए नेगेटिव प्रोटीन हमारे सेल के अंदर होती है, और इसको बाहर निकालने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी ऐसा चैनल, कोई भी ऐसा गेट नहीं बना है जो इस प्रोटीन को बाहर निकाले। इसलिए ये प्रोटीन अंदर ही ट्रैप्ड रहती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे जो सोडियम आयंस हैं, यहाँ पे देखिए सोडियम आयंस जो हैं वो बाहर ज़्यादा हो जाएंगे, अंदर कम होंगे। पोटाशियम आयंस अंदर ज़्यादा हो जाएंगे। क्लोराइड जो है वो बाहर ज़्यादा हो जाएगा। कैल्शियम जो है वो भी बाहर ज़्यादा हो जाएगा, और ए नेगेटिव प्रोटीन जो है अंदर ही ट्रैप होकर रह जाती है, जिससे एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी सभी आयंस की। सभी आयंस की अपनी अपनी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी सेल मेम्ब्रेन के आर पार। जैसे सोडियम बाहर ज़्यादा है तो अंदर कम है, पोटाशियम अंदर ज़्यादा है तो बाहर कम है, क्लोराइड बाहर ज़्यादा है तो अंदर कम है, ए नेगेटिव अंदर ज़्यादा है तो बाहर है ही नहीं, कैल्शियम बाहर ज़्यादा है तो अंदर कम है। सभी की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, जिससे एक केमिकल ग्रेडियंट बन जाता है। तो अगर इन इन इनको रास्ता मिलेगा तो ये अपने उस ग्रेडियंट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और बराबर करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये एट रेस्ट जो है ये सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं, ये पंप काम कर रहे होते हैं, ये प्रोटीन काम कर रही होती है, कैल्शियम पंप काम कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है ये कंडीशन बनी ही रहती है। इस कंडीशन के बनने से क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये आयन्स क्या हैं, ये आयन्स जो हैं ये चार्ज्ड आयन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज्ड हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज्ड हैं। तो हम अगर देखें कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो भी आयन्स हैं, उन सब का चार्ज प्लस करें और सेल के अंदर जितने भी आयन्स हैं, उन सब का चार्ज प्लस करें। तो क्या होता है कि सेल के अंदर और बाहर में चार्ज का डिफरेंस आ जाता है। कि कौन सा डिफरेंस आता है? सेल के अंदर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, सेल के बाहर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। इसकी वजह से एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन जाता है कि सेल के अंदर वाला चार्ज जो है वो 70 मिली वोल्ट कम होता है बाहर वाले चार्ज से, जिससे मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -70 मिली वोल्ट पे रहता है एट रेस्ट। ये मेंटेन रहता है, इसको मेंटेन रखना पड़ता है। इसको कौन मेंटेन रखता है? इसको मेंटेन रखता है यही ये सोडियम पोटाशियम पंप हो गए, कैल्शियम पंप हो गया, क्लोराइड की वजह, ये सारे कुछ करके मिला के 70 मिली वोल्ट तक, -70 मिली वोल्ट का मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना के रखते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे केमिकल ग्रेडियंट भी हो गया और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी हो गया, तो दोनों को मिलके बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो एट रेस्ट ये सारी चीज़ें काम कर रही होती है, एट रेस्ट हमारे लीक चैनल्स काम कर रहे होते हैं, एट रेस्ट हमारे सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहे होते हैं, एट रेस्ट हमारे पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर काम कर रहे होते हैं, कैल्शियम पंप्स काम कर रहे होते हैं। सारे काम करके क्या करते हैं, 70 मिली वोल्ट की मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना के रखते हैं। मतलब उतने उतने आयंस जो है अंदर बाहर बना के रखते हैं ताकि जो मेम्ब्रेन का जो चार्ज है वो -70 मिली वोल्ट का डिफरेंस बना रहे। इसीलिए हमारी जो मेम्ब्रेन है, जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, वो पोलराइज्ड रहती है। मतलब एक 2 पोल्स बन जाते हैं, पॉजिटिव पोल बाहर, नेगेटिव पोल अंदर, और दोनों में डिफरेंस होता है -70 मिली वोल्ट का। तो ये तो होगी एट रेस्ट। लेकिन क्या होता है कि इसके अलावा कुछ और चैनल्स होते हैं जो तब काम करते हैं जब हमारे न्यूरॉन को सिग्नल पहुंचता है। वो कौन से चैनल्स हैं? वो है, एक है लाइगेंड गेटेड चैनल्स। लाइगेंड गेटर ऐसे चैनल्स हैं जिनको जब लाइगेंड का सिग्नल पहुंचेगा, लाइगेंड मतलब यहाँ पे केमिकल सिग्नल, न्यूरोट्रांसमीटर जब इस चैनल के पास आएगा तो ये खुल जाते हैं। आमतौर पे ये चैनल्स बंद रहते हैं एट रेस्ट, ये बंद रहेंगे। बाकी वाले खुले हैं ना, बाकी वाले चैनल खुले रहते हैं, एट रेस्ट काम कर रहे होते हैं। लेकिन लाइगेंड गेटेड चैनल्स जो हैं वो एट रेस्ट बंद रहते हैं। लेकिन जैसे ही इनके पास कोई न्यूरोट्रांसमीटर आता है, जैसे सोडियम चैनल का न्यूरोट्रांसमीटर सोडियम चैनल के पास आएगा तो सोडियम चैनल खुल जाएगा। जैसे ही क्लोराइड चैनल कौन सा? लिगैंड गेटेड क्लोराइड चैनल। इसके बाद जब न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो ये वाला चैनल खुल जाएगा, और अगर हमारे पोटाशियम लिगैंड गेटेड पोटाशियम चैनल के पास ये सिग्नल आएगा तो ये खुल जाएगा। और ज़्यादातर लिगैंड गेटेड चैनल कहाँ पे होते हैं? कहाँ पे हैं ये? डेंड्राइट्स के ऊपर पाए जाते हैं, क्योंकि डेंड्राइट्स ही हैं जो सिग्नल को रिसीव करते हैं। डेंड्राइट्स ही सिग्नल रिसीव करते हैं। ठीक है? तो इसलिए डेंड्राइट्स के ऊपर लिगैंड गेटेड चैनल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल्स कहाँ पे होते हैं? वो एक्सॉन पे होते हैं। वो ऐसे चैनल्स हैं जो एक सर्टेन मेम्ब्रेन वोल्टेज पे खुल जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि जो मेम्ब्रेन का वोल्टेज कितना रहता है, मेम्ब्रेन का वोल्टेज रहता है -70 मिली वोल्ट एट रेस्ट। अगर ये -70 मिली वोल्ट ना रह के -55 मिली वोल्ट पे पहुंच जाए तो हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाते हैं। और अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल +30 मिलीवोल्ट हो जाए तो हमारे पोटाशियम चैनल भी खुल जाते हैं, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल। और अगर ये वोल्टेज -20 मिलीवोल्ट हो तो कैल्शियम के वोल्टेज गेटेड भी चैनल भी खुल जाते हैं। तो इस तरह से वोल्टेज गेटेड चैनल 3 होते हैं। सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, पोटाशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, और कैल्शियम के भी वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। इनका अपना अपना वोल्टेज है। जब मेम्ब्रेन की वोल्टेज इस लेवल पे पहुंचेगी तो ये खुल जाते हैं। तो इस तरह से हमने जितने भी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था वो हमने स्टडी किया। हमने देखा कि न्यूरॉन जो है उस उसकी एक सेल बॉडी होती है। न्यूरॉन की सेल बॉडी के ऊपर डेंड्राइट्स लगे हुए होते हैं। सेल बॉडी के साथ एक एक्सॉन जुड़ा हुआ होता है। एक्सॉन एक्सॉन हिल्लॉक पे जुड़ा होता है, और एक्सॉन का आगे एक्सॉन टर्मिनल होते हैं।
फिर हमने देखे कि हमारे न्यूरॉन जो हैं उसके अंदर और बाहर काफ़ी सारे आयन्स होते हैं, जैसे सोडियम आयन्स होते हैं, पोटाशियम आयन्स होते हैं, क्लोराइड होता है, कैल्शियम आयन्स होते हैं और ए नेगेटिव प्रोटीन्स होती हैं। ये सारे जो हैं इनकी अपनी अलग-अलग कॉन्सेंट्रेशन होती है। सोडियम आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा बनी होती है। उससे पहले हमने देखा कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में कुछ लीक चैनल्स होते हैं, वो लीक चैनल्स हमेशा खुले रहते हैं। वो लीक चैनल्स सोडियम के होते हैं और पोटाशियम के होते हैं, जिसकी वजह से सोडियम और पोटाशियम अंदर-बाहर मूव करता रहता है। इसी के साथ हमने देखा कि एक पंप होता है सोडियम पोटेशियम पंप, उसका काम होता है कि 3 सोडियम को उठा के बाहर फेंकना, 2 पोटाशियम को अंदर फेंकना, जिससे बाहर सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है और अंदर सोडियम पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। इसी के साथ हमने देखा कि क्लोराइड की एक प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन क्या करती है, क्लोराइड को बाहर फेंकती है, जिससे बाहर क्लोराइड ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ हमने देखा कि एक पोटाशियम पंप्स होते हैं, जो कैल्शियम पंप होते हैं, जो कैल्शियम को बाहर पुश करते हैं, जिससे कैल्शियम बाहर ज़्यादा हो जाता है। और ये सारा कुछ होने की वजह से हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -70 मिली वोल्ट बना रहता है। फिर हमने देखा कि हमारे जो डेंड्राइट्स हैं उसके ऊपर लाइगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं। ये ऐसे चैनल्स होते हैं जिनके पास अगर न्यूरोट्रांसमीटर आए तो ये खुल जाते हैं। तो अ, हमारे लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं, लाइगेंड गेटेड क्लोराइड चैनल होते हैं, लाइगेंड गेटेड पोटेशियम चैनल होते हैं डेंड्राइट्स के ऊपर। ये एक-एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए एक-एक बनाया है। फिर हमने देखा कि वोल्टेज गेटर चैनल्स होते हैं कुछ, कौन-कौन से? सोडियम के वोल्टेज गेटर चैनल होते हैं, पोटेशियम के वोल्टेज गेटर चैनल होते हैं और कैल्शियम के वोल्टेज गेटर चैनल होती हैं। ये कैल्शियम का पंप है, ये वोल्टेज गेटर चैनल है। सोडियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो खुलता है -55 मिली वोल्ट पे, मेम्ब्रेन की पोटेंशियल जब -55 जाएगी। पोटाशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल खुलता है +30 मिली वोल्ट पे, जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल +30 पहुंचेगा तो ये वाला चैनल खुल जाता है। और कैल्शियम का खुलता है -20 टू -30 मिली वोल्ट पे, जब पहुंचती है तो कैल्शियम वाला भी खुल जाता है। तो इस तरह से हमने सारे चैनल देख लिए, लाइट गेटेड भी, वोल्टेज गेटेड भी और नॉन गेटेड भी। ये चैनल्स जो हैं ये जो लाइगेंड गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल और नॉन गेटेड चैनल है, इसमें मूवमेंट टू वे होती है। मतलब जिस साइड कंसंट्रेशन कम होगी उस साइड आयंस मूव करेंगे। बट जो पंप्स होते हैं इनकी वन वे होती है, क्योंकि ये एटीपी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये अपनी ताकत से एक ही साइड पे सोडियम को इधर, चाहे इधर सोडियम ज़्यादा होगा फिर भी ये उधर फेंकते रहेंगे, चाहे अंदर पोटाशियम ज़्यादा होगा फिर भी पंप उसको अंदर फेंकता रहेगा। यहाँ पे अगर कैल्शियम बाहर ज़्यादा है तो भी पंप उसको बाहर फेंक सकता है, क्योंकि ये एटीपी का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन बाकी जो चैनल्स हैं, चाहे वो वोल्टेज गेटेड हैं, चाहे वो लाइगेंड गेटेड हैं, ये क्या करते हैं, ये एटीपी का इस्तेमाल कर नहीं करते हैं। ये करते हैं क्योंकि जब ये खुलेगा, मान लो ये सोडियम गेटेड खुला तो बाहर सोडियम ज़्यादा है ना, सोडियम अंदर जाएगा। अगर पोटाशियम का वोल्टेज गेटेड खुलता है तो पोटाशियम बाहर भागेगा, क्योंकि अंदर पोटाशियम ज़्यादा है। अगर सोडियम यहाँ पे खुलेगा तो सोडियम यहाँ से अंदर आएगा। अगर क्लोराइड यहाँ पे खुलेगा तो क्लोराइड क्लोराइड अंदर आएगा, क्योंकि क्लोराइड बाहर ज़्यादा था ना इनकी वजह से। तो इस तरह से लाइगेंड गेटेड, वोल्टेज गेटेड और नॉन गेटेड जो हैं ये कंसंट्रेशन का यूज़ करते हैं। पंप्स जो हैं एटीपी का इस्तेमाल करते हैं और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन भी पंप कर सकते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। तो चलिए देखते हैं फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का मेन फंक्शन होता है नर्व सिग्नल को कंडक्ट करना। नर्व सिग्नल को नर्व इम्पल्स भी बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। चलिए एक्शन पोटेंशियल को समझने की कोशिश करते हैं, क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे कंडक्ट होता है। तो हमने आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया, जिसमें सेल बॉडी के साथ बहुत सारे डेंड्राइट्स जुड़े होते हैं। ये डेंड्राइट्स जो हैं ये न्यूरॉन के रिसीवर होते हैं। ये सिग्नल को रिसीव करते हैं, यहाँ से रिसीव करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, बहुत सारी जगहों से डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करते हैं। उस सिग्नल को रिसीव करके डेंड्राइट्स पहुँचाते हैं सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी उन सिग्नल्स को इंटीग्रेट करती है, प्रोसेस करती है, फिर डिसाइड करती है और आगे सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करती है। आगे कहाँ पे पहुँचाती है? हमारे एक्सॉन हिल लॉक के पास, और एक्सॉन हिल लॉक से एक्सॉन के पास सिग्नल जाता है। एक्सॉन इस सिग्नल को लेके हमारे एक्सॉन टर्मिनल्स तक चले जाता है। एक्सॉन टर्मिनल फिर उस सिग्नल को आगे वाले सेल के पास पहुँचा देता है। तो इस तरह से हमारा जो न्यूरॉन है वो डेंड्राइट से सिग्नल रिसीव करता है, सेल बॉडी के पास पहुँचाता है, सेल बॉडी उसको इंटीग्रेट करके प्रोसेस करके आगे एक्सॉन में पहुंचाती है। एक्सॉन उसको एक्सॉन टर्मिनल तक लेके जाता है, एक्सॉन टर्मिनल आगे नेक्स्ट सेल में पहुंचा देता है। तो चलिए हम सबसे पहले डेंड्राइट से ही शुरू करते हैं कि डेंड्राइट्स के पास कहाँ से सिग्नल आता है, कैसा सिग्नल आता है, किस तरह से आता है। ये हमारी सेल बॉडी है और सेल बॉडी के साथ ये डेंड्राइट्स लगे हुए हैं। हमने आपको अभी समझाया कि डेंड्राइट्स के ऊपर
आयन चैनल्स होते हैं। कौन से आयन चैनल्स कौन से आयन चैनल होते हैं? लाइगेंट गेटेड आयन चैनल्स। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं लाइगेंट गेटेड सोडियम चैनल की। लाइगेंट गेटेड चैनल कौन सा होता है? वो तब खुलता है जब उसके पास न्यूरोट्रांसमीटर आता है। तो हमारे सोडियम के पास आया न्यूरोट्रांसमीटर सोडियम चैनल के पास, उसने इस सोडियम चैनल को खोल दिया। ये सोडियम चैनल जब खुलेगा तो क्या होगा? सोडियम कहाँ पे ज़्यादा है? सोडियम बाहर ज़्यादा है, अंदर सोडियम कम है। तो बाहर ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेशन है सोडियम की, तो सोडियम बाहर से अंदर आने की कोशिश करेगा, अंदर रश करेगा। तो जैसे ही सोडियम अंदर आता है, सोडियम का कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? सोडियम का चार्ज होता है पॉजिटिव। तो हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना होता है? -70 मिली वोल्ट रेस्ट पे। अंदर वाला चार्ज -70 कम होता है। जब पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा तो -70 का वो क्या हो जाएगा? -69 हो जाएगा, -68 हो जाएगा। तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है। अब जब एक सोडियम चैनल खोला, एक बार अंदर आया, तो उसको बोलते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल। इससे क्या होता है? इससे थोड़ा सा 70 से -70 से -69 पहुंच जाएगा। तो ग्रेडेड पोटेंशियल जो है वो एक नहीं आते हैं, बहुत सारे आते हैं, और वो दो तरीके से आ सकते हैं। एक तरीका है कि ग्रेडेड पोटेंशियल एक यहाँ से ग्रेडेड पोटेंशियल आया, ग्रेडेड पोटेंशियल मतलब सिग्नल, ठीक है। एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, फिर एक यहाँ पे भी होगा, एक यहाँ पे भी। बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं ना, हर जगह से ग्रेडेड पोटेंशियल आ रहे हैं। जब बहुत सारे ग्रेडेड पोटेंशियल एक ही टाइम पे आते हैं, उनको बोलते हैं स्पेशियल कॉम्बिनेशन। मतलब पूरी स्पेस में एक ही टाइम पे वो ग्रेडेड पोटेंशियल ऐड हो जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा सिग्नल बना लेते हैं। दूसरे जो हैं वो टेम्पोरल कॉम्बिनेशन होता है। मतलब यहाँ से एक, यहाँ से आ रहा है एक, फिर एक और आया, फिर एक और, फिर एक और, यहीं से बहुत सारे सिग्नल आ गए, तो वो भी ऐड होते जाएंगे। तो इससे क्या होता है? जब बहुत सारे सिग्नल एक जगह से आ रहे हैं या फिर अलग अलग जगहों से सिग्नल आ रहे हैं, तो हो क्या रहा है? सोडियम अंदर आ रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है। जब सोडियम अंदर आता रहेगा तो अंदर का चार्ज जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। जब अंदर का चार्ज पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो -70 मिली वोल्ट था, ये इसमें अगर आप 15 पॉजिटिव जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 55, -55 मिली वोल्ट। तो मतलब अगर +15 मिली वोल्ट का चार्ज अंदर आ गया, +15 मिली वोल्ट का सोडियम की वजह से, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंच जाएगा -55 मिली वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो जो सिग्नल आ रहे हैं, अगर सिग्नल स्ट्रांग होंगे, तो सिग्नल स्ट्रांग होंगे तो हमारे इस सेल मेम्ब्रेन, जो सेल बॉडी की मेम्ब्रेन है, वो +55 पहुंच जाएगी। जैसे ही ये +55 पहुंचती है तो हमारा जो एक्सॉन हिलॉक है वहाँ पे हमारा जुड़ा होता है एक्सॉन। तो एक्सॉन के ऊपर होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स सोडियम के। सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो बंद रहते हैं आमतौर पे, क्योंकि -70 पे वो बंद होते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे सिग्नल आया, तो हमने आपको बताया था कि सोडियम वाले जो चैनल्स हैं -55 मिली वोल्ट पे खुल जाते हैं। तो मतलब अगर अच्छा सिग्नल आ गया, स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ गया, तो -55 हो जाएगा, -55 हुआ तो ये चैनल खुल जाएंगे। और जैसे ही सोडियम का पहला चैनल खुलता है, तो यहाँ से सोडियम अंदर आना शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम अंदर आके आगे जाती है, तो यहाँ का मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो ऑलरेडी 55 हो चुका है, इसलिए ये खुला, ठीक है। सोडियम अंदर आई, सोडियम आगे इधर भी फैल गई, क्योंकि इधर सोडियम कम थी, इधर तो ऑलरेडी है ना, इधर ऑलरेडी 55 है, इधर 70 है आगे, तो इधर आगे जाएगी। आगे वाले एरिया को भी पॉजिटिव करेगी, सोडियम पॉजिटिव करेगी, तो इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी -70 +15 अंदर आ गया, तो -55 हो जाएगा। तो इसका भी -55, ये चैनल भी खुल गया। फिर आगे वाले का -55, ये चैनल भी खुल गया। ऐसे करते 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 स्टेप बाय स्टेप सारे चैनल खुल जाते हैं। और हमारा जो सिग्नल है, वो जो डेंड्राइट से सिग्नल आया था, वो डेंड्राइट से सिग्नल आते जाते 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 वो सिग्नल कहाँ पहुँच जाता है? एक्सॉन टर्मिनल तक पहुँच जाता है। तो इसका मतलब है जो सिग्नल न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए आया था, वो लाइगेंड गेटेड चैनल में आके वो सिग्नल हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज में कन्वर्ट हो गया, और इलेक्ट्रिकल चार्ज आगे करते 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 हमारे कहाँ पहुँच गया? एक्सॉन टर्मिनल तक पहुँच गया है। तो जब तक यहाँ पहुँचेगा तब तक ये सारे चैनल खुले चुके होंगे। जब सारे चैनल खुल चुके होंगे, बहुत सारा सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा, बहुत सारा सोडियम अंदर आता जाएगा। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है -70 था, +15 +15 ऐसे करते करते जब बहुत सारे +15 हो जाए, +30 तक पहुंच जाता है। मतलब -70 प्लस अगर आप 100 कर दोगे तो ये +30 हो जाता है। तो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से कहाँ पहुंच जाता है? शूट कर जाता है +30 पे। और जैसे ही हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल +30 पे पहुंचता है,
तो हमने आपको बताया था कि हमारे मेम्ब्रेन में वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल भी होते हैं। तो वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल जो है +30 पे खुल जाते हैं। जब +30 पे आ गया, ये चैनल खुल गए। जब ये खुलेंगे तो अब पोटाशियम कहाँ ज़्यादा होता है? पोटाशियम अंदर ज़्यादा होता है और बाहर कम होता है। तो पोटाशियम अंदर से बाहर भागेगा, क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज़ करना है, बराबर करना है। अगर अंदर 100 हैं तो बाहर 10 हैं, तो उसको दोनों तरफ 55-55 करने हैं, तो अंदर वाले बाहर आएंगे। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है? अब अंदर का +30 हो गया है, लेकिन पोटाशियम भी पॉजिटिव चार्ज है। जब पोटाशियम बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव चार्ज को बाहर लेके आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज बाहर आएगा तो +30 उसमें से कितना +30 उसमें से उसमें से कितना निकल गया? 10 निकल गया, तो +20 हो जाएगा। 10 और निकला। तो ऐसे करते 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 बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारे पॉजिटिव पोटाशियम आयंस बाहर आ जाते हैं। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो वापिस कहाँ पहुँच जाता है? -70 मिली वोल्ट पे। साथ में होता क्या है कि जब +30 पहुंचता है तो ये वाले चैनल सारे बंद हो जाते हैं। ये वाले चैनल जब बंद हो जाते हैं तो और सोडियम अंदर नहीं आ रहा है, पोटाशियम बाहर निकल रहा है। पोटाशियम बाहर निकलते जा रहा है, सोडियम अंदर नहीं आ रहा है। तो उससे क्या हो रहा है? उससे मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट पहुंच जाता है, और इतने ज़्यादा सोडियम बाहर निकल जाते हैं कि वो -70 से -75 मिली वोल्ट भी पहुंच जाता है। रेस्टिंग पोटेंशियल से भी ज़्यादा नीचे चला जाता है। जब -70 पहुंचता है तो ये वाले चैनल भी बंद हो जाते हैं। अब दोनों बंद हो गए, ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया। अब सोडियम बाहर आ चुका है, पोटाशियम बाहर आ चुका है, सोडियम अंदर आ चुका है। सोडियम पहले अंदर आ गया था ना, लेकिन इसको बाहर थोड़ी निकाला है किसी ने। ये सिर्फ चैनल बंद हो गया है ना। वैसे ही पोटाशियम बाहर आ चुका है, सोडियम अंदर आ चुका है। अब सोडियम को हमें अंदर लेके जाना है, पोटाशियम को बाहर लेके आना है। अब सोडियम को अंदर कौन लेके जाता है, पोटाशियम को बाहर कौन लेके आता है? सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप क्या करते हैं? 3 सोडियम जो अंदर आ चुके हैं, 3 सोडियम को पकड़ के बाहर फेंकते हैं, और बाहर जो पोटाशियम आ चुका है उसको अंदर फेंकते हैं। ठीक है। ये दोनों चैनल तो बंद हो चुके हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल, लेकिन पोटाशियम पंप काम कर रहे हैं। तो इससे वो अपना काम कंटिन्यू करते रहते हैं, वो करते ही रहते हैं। तो इसे जब ये बंद हो जाएंगे तभी वो काम करेंगे। तो उससे क्या होगा? सोडियम बाहर चलना शुरू हो जाएगा, पोटाशियम अंदर आना शुरू हो जाएगा। ऐसे करते 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 हमारा पोटाशियम अंदर आ जाएगा और सोडियम अंदर आ जाएगा, और जो हमारा न्यूरॉन है वो एक रेस्टिंग पोजीशन पे आ जाता है, जो हमने देखा था, जिसमें हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर से 70 मिली वोल्ट हो जाता है। पोटाशियम अंदर आ जाता है, सोडियम बाहर चला जाता है। ये गेटेड चैनल्स बंद हो जाती हैं। लीक चैनल तो ऑलरेडी खुले ही रहते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ? इस तरह से हमारा जो एक्शन पोटेंशियल था वो डेंड्राइट से शुरू हुआ और यहाँ तक किया, और फिर वापस न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग पोजीशन पे आ गया। अब वो फिर से नया सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि एक्शन पोटेंशियल क्या है? एक टेम्परेरी चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कितना था? -70। उसको हमने टेम्परेरी चेंज किया, चेंज करके -70 से -30 तक पहुंचाया, फिर -30 से फिर -70 लेके आ गए। मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? टेम्परेरी चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू ट्रांसमिट सिग्नल अलोंग द नर्व सेल। जिससे क्या होता है? जो सिग्नल है यहाँ से स्टार्ट होता है, तो टेम्परेरी चेंज होता है, तो वो सिग्नल नर्व सेल के अलोंग एंड तक पहुँच जाता है। ठीक है। तो इसको ही ग्राफिकली अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे देखिए, और आपको बिल्कुल समझ भी आ जाएगा। इसी ग्राफ से हमें पूरा एक्शन पोटेंशियल समझ भी आ जाएगा। हमारा नॉर्मल जो है रेस्टिंग पोजीशन पे कितना होता है? -70 -70। अगर ये आगे चलता रहेगा तो -70 ही रहेगा। थ्रेशोल्ड कितना है? अगर -55 पहुंचेगा तो हमारे सोडियम चैनल खुल जाते हैं, ये थ्रेशोल्ड है। ठीक है। और +30 क्या है? +30 पे सोडियम चैनल बंद हो जाते हैं, पोटाशियम चैनल खुल जाते हैं। तो एट रेस्ट क्या होता है? एट रेस्ट जो है सोडियम अंदर होता है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको। एट रेस्ट सोडियम सेल के अंदर, पोटाशियम अंदर होता है, सोडियम बाहर होता है, और चैनल्स ये बंद होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा ग्रेडेड पोटेंशियल आता है, हमें सिग्नल मिलता है, तो हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -55 पहुंचता है। जिस तरह से -55 पहुंचता है तो हमारे सोडियम चैनल खुल जाते हैं, सोडियम बाहर से अंदर आना शुरू करता है। अंदर का मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाता है। वो -55 से -45 -35 -25 -15 -10 0 +10 +20 +30 तक पहुंच जाता है। और जैसे ही 30 तक पहुंचता है, जिसे यहाँ पे आता है, तो हमारे जो सोडियम चैनल है वो इनएक्टिव हो जाते हैं और सोडियम का अंदर आना बंद हो जाता है।
और हमारे पोटाशियम चैनल खुल जाते हैं। पोटाशियम चैनल खुलते हैं तो पोटाशियम बाहर जाना शुरू हो जाता है। जब पोटाशियम बाहर जाता है तो अंदर वाला जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, अंदर वाला चार्ज नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव होता है तो 30 से 20 आता है, 20 से 10, 10 से 0, 0 से -10, -20, -30, -40, -50, -55, -60, -70, -70 तक आ जाता है। और बहुत और ये बहुत सारे, जब पोटाशियम ज़्यादा पोटाशियम बाहर चला जाता है तो -70 से और कम हो जाता है, -75 तक पहुंच जाता है। -75 पे पहुंचने के बाद फिर हमारे जो वो हैं, हमारे जो पंप्स हैं, सोडियम पोटाशियम पंप, वो बराबर करते हैं उसको, जिससे हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर से कहाँ पे आ जाता है, फिर से 70 मिली वोल्ट पे आ जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये है रेस्टिंग पोजीशन। जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ रहा है इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। रेस्टिंग पोजीशन पे रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वहाँ पे पोलराइज्ड होती है मेम्ब्रेन। पोलराइज्ड मतलब -70 मिली वोल्ट का डिफरेंस होता है। और जब वो डिफरेंस कम होना शुरू हो जाता है, -70 से -60 आता है, -50 आता है, -40 आता है, जैसे -40, -30, 0 तक जाता है, तो वो जो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन थी वो डीपोलराइज्ड होना शुरू हो जाती है। उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और +30 तक पहुँचते पहुँचते डीपोलराइजेशन पूरी हो चुकी होती है। पोटाशियम बाहर जाना शुरू करता है क्योंकि उसके पंप खुल जाते हैं। तो फिर से रीपोलराइजेशन, फिर मेम्ब्रेन पोलराइज होना शुरू हो जाती है, फिर चार्ज जो है वो नेगेटिव डिफरेंस बढ़ना शुरू हो जाता है और ना -70 तक पहुंच जाता है। और -70 से कई बार जब -75 जाता है उसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन से नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट पे आता है और रेस्टिंग स्टेट में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सिग्नल आता है, नेक्स्ट सिग्नल फिर से ऐसे ही होता है। तो इस तरह से हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रैवल करता रहता है। अब यहाँ पे देखिए, एक होता है ऑल और नॉन फिनोमेना। मतलब एक्शन पोटेंशियल जहाँ तो अगर जाएगा 55 से ऊपर गया तो पूरा 30 तक जाएगा, फिर वापस आएगा। क्योंकि अगर एक 55 से ऊपर गया तो आपका वो चैनल खुल जाएंगे, सोडियम सोडियम चैनल खुलते जाएंगे, तो खुलते जाएंगे, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल +30 तक जब तक नहीं जाएगा तब तक वो बंद नहीं होते हैं चैनल्स। ये नहीं है कि -20 आया तो वो चैनल बंद होंगे, चैनल हमेशा 30 पे ही बंद होंगे। इसीलिए जो ऑल एंड नॉन फिनोमेना है, अगर जहाँ तो एक छोटे छोटे ग्रेडेड पोटेंशियल है, -55 तक नहीं पहुँच रहा है मेम्ब्रेन थ्रेशोल्ड, तो कोई भी एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही -55 पे पहुंचा तो एक्शन पोटेंशियल होगा ही होगा, पूरा कंप्लीट होगा, फिर रीपोलराइजेशन होगी, हाइपर पोलराइजेशन होगी, फिर वापस आएगा अपनी जगह पे। तो ऑल और नॉन फिनोमेना होता है एक्शन पोटेंशियल, जहाँ तो होता है जहाँ नहीं होता है। उसके बाद एक होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है जिस टाइम पे आप न्यूरॉन को फिर से सिग्नल नहीं दे सकते हो। तो हमारा जो न्यूरॉन है, जब -55 को क्रॉस करता है तो तब क्या होता है, तब सोडियम चैनल खुल जाते हैं। जब सोडियम चैनल खुलते हैं तो वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, -55 से -40 हो जाती है, -30 हो जाती है। तो उस टाइम पे, तब से लेके जब वापस यहाँ तक नहीं आता है, तब तक आप इस एरिया में आप न्यूरॉन को फिर से न्यू सिग्नल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि चैनल्स खुले हुए होते हैं। उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो जहाँ से लेके यहाँ तक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, यहाँ पे आप कोई भी ट्रिगर नहीं दे सकते। लेकिन जैसे ही -70 से 75 जाता है तो वो अपने इस पोटेंशियल, जहाँ से नीचे जाता है तो सारे चैनल बंद हो जाते हैं सोडियम और पोटाशियम वाले। तो आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन -75 से नीचे से उठाना है तो ज़्यादा ताकत चाहिए, इसलिए वो उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड ड्यूरिंग हाइपरपोलराइजेशन। फिर है स्पीड, स्ट्रेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो स्ट्रेंथ ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो है, हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रिगर होता है स्टिमुलस से। और स्टिमुलस जो है दूसरे न्यूरॉन से आता है, डेंड्राइट के थ्रू एंटर करता है। सिग्नल वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ वीक और स्ट्रॉन्ग सिग्नल, स्ट्रेंथ ऑफ एक्शन पोटेंशियल रिमेन सेम। क्योंकि अगर सिग्नल वीक होगा वो तो जाएगा नहीं, लेकिन एक बार एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो गया वो 30 तक ही जाएगा। मतलब स्ट्रेंथ जो है वो सेम ही रहेगी चाहे सिग्नल जैसा भी है। एक बार एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो गया तो स्ट्रेंथ वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर सिग्नल बहुत स्ट्रांग है तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक्शन पोटेंशियल फिर दूसरा कर सकते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, बहुत सारे बार बार एक्शन पोटेंशियल कर सकते हैं। मतलब एक्शन पोटेंशियल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा सकते हैं हम स्ट्रॉन्ग सिग्नल से, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा सकते, 30 से ऊपर कभी नहीं जा सकते हैं। ये होगी स्ट्रेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ कंडक्शन, कि हमारा जो
एक्शन पोटेंशियल है हमारे एक्सॉन से ट्रिगर हुआ, पहला गेट खुला, उसके बाद फिर दूसरा गेट खुला, फिर तीसरा खुला, तो वो कितना टाइम लेता है, कितनी स्पीड लेता है एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचने के लिए। तो हमने आपको बताया था दो तरह के न्यूरॉन्स हैं, एक माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं जहाँ पे एक्सॉन के ऊपर एक अनमाइलिनेटेड होते हैं जहाँ पे एक्सॉन के ऊपर कुछ भी नहीं होता, एक होते हैं माइलिनेटेड जहाँ पे एक्सॉन के ऊपर क्या लगा होता है, एक्सॉन के ऊपर एक शीट लगी होती है फैट की, जिसे माइलिन शीट बोलते हैं, और उस शीट के बीच में गैप्स भी होते हैं जिन्हें नोड ऑफ रेनवीर बोलते हैं। तो जो हमारा माइलिनेटेड न्यूरॉन है वो फास्ट कंडक्शन करता है। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन पहला चैनल, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, इधर ही चैनल खोलता रहता है, बार 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 फिर जाता है। जो हमारा माइलिन शीट वाला न्यूरॉन है वो एक नोड से दूसरे नोड, दूसरे से तीसरे, तो ये कम ही है, 5 6 7 8 स्टेप से इधर पहुंच गया मान लो। यहाँ पे कितने स्टेप लगेंगे, यहाँ पे क्या पता 50 स्टेप लग जाएं। तो ये फास्ट ही कंडक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो हमारे नोड्स होते हैं, ये तो होगी शीट, यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा, ये वाला एरिया देखो, यहाँ पे ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन के ऊपर शीट लगी है, बीच में खाली जगह है, फिर शीट है, फिर खाली जगह है, फिर शीट है, फिर खाली जगह है। इसको बड़ा करके दिखाया हुआ है, ये शीट है, ये खाली जगह है, ये आगे शीट है, और इधर भी खाली जगह है। ये जो खाली जगह है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवीर। इस नोड ऑफ रेनवीर में बहुत सारे सोडियम और पोटाशियम चैनल्स होते हैं। उसके बाद जहाँ पे शीट लगी है, जहाँ वहाँ पे चैनल्स कोई नहीं होते हैं। तो जैसे ही हमारा एक्सॉन हिलॉक से सिग्नल आता है, जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल -55 पहुंचता है, तो ये वाले जो चैनल्स हैं ये खुल जाते हैं। ये चैनल खुलते हैं तो बहुत सारा सोडियम अंदर आता है, फिर सोडियम को आगे जाना होता है। सोडियम आगे जाता है तो आगे बिल्कुल इस शीट के नीचे कोई भी चैनल नहीं है, तो इसलिए सोडियम सीधा जंप करके नेक्स्ट नोड पे पहुंच चला जाता है। तो नेक्स्ट नोड पे सिग्नल पहुंच गया, फिर आगे नेक्स्ट नोड पे, इसलिए सिग्नल एक नोड से दूसरे नोड पे जंप करता है। इसको बोलते हैं लीपिंग। इसलिए एसिड ऐसी जो कंडक्शन है उसको बोलते हैं सेल्यूटेटरी सैल्यूटेटरी कंडक्शन। सैल्यूटेटरी कंडक्शन का सैल्यूटेटरी जो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ही होता है लीपिंग करना। तो ये लीपिंग कंडक्शन है, जंपिंग कंडक्शन, जिसको सैल्यूटेटरी कंडक्शन भी बोलते हैं, जो होती है हमारी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स या माइलिनेटेड एक्सॉन्स में। इसीलिए माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है उसकी स्पीड ऑफ कंडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन की स्पीड ऑफ कंडक्शन बहुत बहुत कम नहीं होती, मतलब इन कंपैरिजन टू माइलिनेटेड एक्सॉन उससे कम होती है। तो अभी तक हमने समझ लिया है कि न्यूरॉन जो है उसमें सिग्नल कैसे डेंड्राइट्स सिग्नल को रिसीव करते हैं, फिर उस सिग्नल को पहुंचाते हैं सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी एक्सॉन हिल्लॉक तक पहुंचाता है, एक्सॉन हिल्लॉक आगे एक्सॉन में पहुंचाता है, एक्सॉन उस सिग्नल को एक्सॉन टर्मिनल्स तक पहुंचा देते हैं। अब एक्सॉन टर्मिनल्स ने उस सिग्नल को आगे वाले सेल के पास पास पहुंचाना है, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट सेल जो है वो न्यूरॉन ही है, तो नेक्स्ट न्यूरॉन के पास पहुंचाना है। नेक्स्ट न्यूरॉन जो है वो सिग्नल कहाँ से रिसीव करता है? डेंड्राइट से। ये डेंड्राइट है और ये डेंड्राइट है, इसीलिए एक्सॉन टर्मिनल जो है वो जुड़े हुए होते हैं डेंड्राइट्स के साथ। तो जिस जगह पे ये सिग्नल ट्रांसमिट होता है फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल टू डेंड्राइट्स, उस जगह को बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइनेप्स की आपको फोटो दिख रही होगी, ये साइनेप्स का एक पिक्चर बना हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो एंड्स हैं, एक एंड ये ऊपर वाला एंड है, यहाँ पे देखिए, एक ये नीचे वाला एंड है। ऊपर वाला एंड कौन सा है? जहाँ से सिग्नल आ रहा है। सिग्नल कहाँ से आ रहा है? एक्सॉन टर्मिनल से। ये एक्सॉन टर्मिनल का एंड है, जिसको एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, जहाँ साइनेप्टिक टर्मिनल्स भी बोलते हैं, बटन्स भी बोलते हैं। लास्ट में जो ये वाला बटन है इसको बटन भी बोलते हैं। और ये आगे वाला जो हिस्सा है ये किसका है? डेंड्राइट का। इसीलिए इसको रिसीव करना है सिग्नल। अब यहाँ पे ये इस पूरी चीज़ को साइनेप्स बोल रहे हैं। तो दोनों टर्मिनल्स, जो साइनेप्स के पहले वाला टर्मिनल है और जो साइनेप्स के बाद वाला टर्मिनल है, दोनों के बीच में फिजिकली कांटेक्ट नहीं होता है। दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसके बीच में गैप है। इस गैप को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, या फिर साइनेप्टिक स्पेस, साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, यहाँ पे देखिए, पोस्ट साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक और साइनेप्स। तो ये प्री साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, ये पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल है, और ये बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। तो अब ये गैप है, तो इस गैप के आर पार सिग्नल कैसे जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी तो पार जंप नहीं कर सकती है, तो इस गैप के आर पार जो सिग्नल जाता है वो जाता है केमिकल्स के जरिए। केमिकल्स जहाँ से रिलीज होते हैं, वो केमिकल्स उस सिग्नल को लेके जाते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास। वो जो केमिकल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उन्हीं केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरो। अब ये न्यूरो कहाँ से आते हैं? न्यूरो हमारे
एक्सॉन टर्मिनल के अंदर कुछ बेसिकल्स होती हैं, कुछ बेसल्स, कुछ बैग होते हैं, ठीक है। कुछ पैकेट्स होते हैं जिनको वेसिकल्स बोलते हैं। इन पैकेट्स के अंदर वो स्टोर होते हैं। इन पैकेट्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जाते हैं, इस साइनेप्टिक स्पेस में रिलीज होते हैं, फिर वहाँ से ट्रैवल करके वो पार चले जाते हैं डेंड्राइट्स के पास। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्यों जाते हैं, इनको कौन ट्रिगर करता है? इनको ट्रिगर करती है एक्शन पोटेंशियल। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जो है, हमने आपको बताया एक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे देखिए सेल बॉडी से एक्सॉन में जाएगी, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंच जाती है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचती है, एक्शन पोटेंशियल असल में होती क्या है? एक्शन पोटेंशियल होती है न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी -55 मिली वोल्ट से नीचे, मतलब सेल मेम्ब्रेन का जो -70 है वो कम आके +30 तक पहुंच चुका होता है सेल मेम्ब्रेन। तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचती है, तो हमने आपको बताया था कि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल कितनी वोल्टेज पे खुलते हैं? -20 पे खुल जाते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल जैसे ही आएगा, तो सेल मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन पोटेंशियल -20 तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो तो +30 तक जाता है। तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं। कैल्शियम चैनल खुलने से क्या होता है? कैल्शियम बाहर ज़्यादा होती है ना, क्योंकि कैल्शियम पम्प्स उसको बाहर फेंक दिए होते हैं। तो कैल्शियम अंदर आती है। जैसे ही कैल्शियम अंदर आती है, कैल्शियम इन वेसिकल्स के पास जाती है, इन बैग्स के पास जाती है, इनको एक्टिवेट कर देती है। और जैसे ही ये एक्टिवेट होते हैं, ये आते हैं यहाँ पे हमारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट के पास आते हैं, वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ कर देते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स पार जाते हैं, पार जाके जैसे यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल ली थी, सोडियम चैनल। तो अगर ये सोडियम चैनल है ये और ये एसिटोकोलिन है, तो एसिटोकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर सोडियम चैनल के पास जाएगा, उस चैनल को खोल देगा और सोडियम अंदर एंटर करना शुरू कर देगी। जैसे ही सोडियम अंदर एंटर करेगी, तो वहाँ पे होगा ग्रेडेड पोटेंशियल, और जैसे ही बहुत सारे ग्रेडेड पोटेंशियल इकट्ठे हो जाएंगे, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा? -55 होगा। -55 होगा, यहाँ पे देखिए -55 होगा, तो सिग्नल आगे जाएगा, आगे जाके एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन से आगे एक्सॉन टर्मिनल, फिर वो आगे वाले सेल में चला जाएगा। वैसे ही सिग्नल आगे चलता रहता है, चलता रहता है। तो ये साइनेप्स जो हैं, यहाँ पे दो न्यूरॉन या एक न्यूरॉन दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करता है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अलग-अलग तरह के होते हैं। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी होते हैं, कुछ इन्हिबिटरी होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन जो है वो सोडियम चैनल को खोलता है। ग्लूटामेट जो है वो भी सोडियम चैनल को या कैल्शियम चैनल्स को खोलता है। नॉरएपिनेफ्राइन जो है वो भी सोडियम चैनल को खोलता है। तो जैसे सोडियम चैनल खुलते हैं, तो अंदर वाला जो चार्ज है वो माइनस पॉजिटिव हो जाता है, जिससे -70 से -55 होता है। -55 पे एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल कर लेता है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं? जो क्लोराइड चैनल को खोलते हैं, जैसे गाबा हो गया या ग्लाइसिन हो गया। तो अगर क्लोराइड चैनल खुलेगा तो क्या होगा? यहाँ पे नीचे देखिए, अगर क्लोराइड, यहाँ पे देखिए, अगर ये क्लोराइड चैनल है तो क्लोराइड अंदर आएगा। जब क्लोराइड अंदर आएगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल अंदर वाला आगे ही नेगेटिव है, क्लोराइड भी नेगेटिव है, तो वो और नेगेटिव हो जाएगा, -70 की जगह -75 हो जाएगा। तो ये सिग्नल आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि -75 हो गया है, तो एक्सॉन हिल लॉक के आगे सिग्नल नहीं जाएगा। क्योंकि एक्सॉन हिल लॉक के आगे सिग्नल जाने के लिए -55 करना पड़ेगा। -55 के लिए आपको पॉजिटिव आयंस अंदर लाने हैं, लेकिन गाबा क्या करता है? क्लोराइड चैनल खोलता है और नेगेटिव आयंस अंदर लाता है, इसलिए वो इनहिबिटरी है, वो सिग्नल को वहाँ पे रोक देते हैं। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटेटरी उनको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, हमने अभी तक जो साइनेप्स पढ़ा है वो है केमिकल साइनेप्स। साइनेप्स मतलब जंक्शन। तो वो केमिकल्स का हेल्प ले रहा है आगे वाले सेल को ट्रिगर करने के लिए। लेकिन कुछ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स भी हमारे ब्रेन में होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम में होते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में कोई गैप नहीं होता है, वो सीधे गैप जंक्शन चैनल्स होते हैं। गैप जंक्शन जो है, गैप है वहाँ पे वो चैनल्स लगे होते हैं। वो चैनल्स क्या करते हैं? वो चैनल्स डायरेक्टली आपके सोडियम आयंस को पार कर देते हैं। जैसे ही डायरेक्टली सोडियम आयंस पार जाते हैं, मतलब क्या होगा? अगर ये पॉजिटिव सोडियम आयंस हैं, तो ये पार जाएंगे। मान लो ये नेक्स्ट डेंड्राइट है, नेक्स्ट डेंड्राइट के अंदर सीधे सोडियम आयंस ही चले जाएंगे, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर की कोई ज़रूरत नहीं है। सोडियम आयंस जाएंगे तो -70 का -55 होगा, -55 होगा तो आगे क्या हो जाएगा? आगे आगे एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल कर जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल साइनेप्स सीधे इलेक्ट्रिसिटी को ही पास कर देते हैं, सीधे आयंस को ही पास कर देते हैं। लेकिन जो केमिकल साइनेप्स है उसमें आयंस पास नहीं होते हैं, फिजिकल कांटेक्ट कोई नहीं होता है। न्यूरोट्रांसमीटर जाते हैं, वो लाइगेंड गेटेड चैनल्स को खोलते हैं, लाइगेंड गेटेड चैनल से फिर आगे आयंस अंदर जाते हैं और ट्रैवल होता है हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है आगे।
तो इस तरह से हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों समझ लिए हैं। अब बताया था कि नर्वस सिस्टम में दो सेल होते हैं, एक होता है न्यूरॉन, दूसरा होता है न्यूरोग्लिया। तो अब छोटा सा एक टॉपिक रह गया है न्यूरोग्लिया का, कि न्यूरोग्लिया क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है। तो चलिए देखते हैं। न्यूरोग्लिया जो है हम आपको इस फोटो से सीधे ही समझा देते हैं, यहाँ से थोड़ा टाइम बच जाएगा। यहाँ पे देखिए ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है, ये इसके डेंड्राइट्स हैं, ये एक्सॉन है न्यूरॉन का, ये दूसरा न्यूरॉन है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, और ये एक और एक्सॉन आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा देखिए कुछ सेल्स हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये ब्लड वेसल है रेड कलर की, और यहाँ पे देखिए न्यूरॉन की सेल बॉडी को किसी चीज़ ने पकड़ा हुआ है। ये सेल है, इसकी एक्सटेंशन है, इसने न्यूरॉन की सेल बॉडी को पकड़ा हुआ है, और दूसरी साइड पे इसने पकड़ा हुआ है हमारे ब्लड वेसल को। तो इस सेल को बोलते हैं एस्ट्रोसाइट। ये हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। एस्ट्रोसाइट क्या करते हैं, हमारे ब्लड वेसल से न्यूट्रिएंट्स को पकड़ के न्यूरॉन की सेल बॉडी को देते हैं, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, ग्लूकोज पहुंचाते हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एस्ट्रोसाइट्स हमारे न्यूरॉन को। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली ब्लड क्यों नहीं डिफ्यूज़ हो रहा है? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो काफ़ी एक सोफेस्टिकेटेड ऑर्गन है। हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हमारे ब्लड में यूरिया होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नुकसान पहुंचा सकती हैं हमारे न्यूरॉन्स को, हमारे ब्रेन को, हमारे नर्वस सिस्टम को। इसीलिए ब्लड डायरेक्टली जो है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट नहीं करता है, उसके बीच में एक बैरियर होता है, वो बैरियर होता है एस्ट्रोसाइट्स का। ठीक है। तो जिसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। तो हमारा एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन ब्रेन बैरियर को बना के रखते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचाते रहते हैं। ये तो एक तरह के सेल हो गए जो नरिश कर रहे हैं। अब दूसरे तरह के सेल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये सेल की बॉडी है बीच में, इसकी जो आर्म्स हैं वो गई हैं यहाँ पे इंसुलेशन कर रहे हैं। तो ये हमने आपको समझाया था, ये क्या है, ये माइलिन शीट है। तो ये वाले सेल्स जो है माइलिन शीट बनाते हैं। एक सेल एक से ज़्यादा माइलिन शीट बना रहा है, इस न्यूरॉन को भी माइलिन शीट बना के दे रहा है, इसको भी बना के दे रहा है, ये वाला सेल इसको भी बना के दे रहा है, इसको भी बना के दे रहा है। तो इन इन सेल्स का नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम है माइलिन शीट बनाना। जो माइलिन शीट हमने पढ़ी ना, माइलिनेटेड न्यूरॉन, वो ओलिगोडेंड्रोसाइट से बनते हैं। तो एस्ट्रोसाइट्स का काम है नरिशमेंट करना, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम है माइलिन शीट बनाना। एक यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं आपको रेड कलर के, इनको माइक्रोग्लिया बोलते हैं। इनका सिर्फ एक ही मेन फंक्शन होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको खा जाना, उनको मतलब साफ सुथरा रखना आपके ब्रेन को, और इम्यून बना के रखना। माइक्रोग्लिया का तीन सेल हो गए, एस्ट्रोसाइट नरिशमेंट करते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीट करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, और माइक्रोग्लिया जो है ये प्रोटेक्शन करते हैं। उसके बाद ये एक लाइनिंग है जो हमारे ब्रेन में होती है, ये बनी होती है एपिडाइमल सेल से। एपिडाइमल सेल्स होते हैं, इनका काम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सिक्रीट करना। ये एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, जहाँ पे कितने स्ट्रक्चर्स हैं देखो, ये हमारा न्यूरॉन है, बहुत सारे और सेल्स हैं। तो ये हवा में थोड़ी उड़ते रहते हैं, ये एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड में तैरते रहते हैं। वो फ्लूइड होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ से आता है, एपिडाइमल सेल से आता है। तो इस तरह से हमने देखे कि चार तरह के सेल्स होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। कौन कौन से, एपिडाइमल सेल जो सेरिबोस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं। फिर हमने ओलिगोडेंड्रोसाइट्स देखे जो हमारी माइलिन शीट बनाते हैं। एस्ट्रोसाइट जो हैं वो नरिशमेंट करते हैं और ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। माइक्रोग्लिया जो है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें भी सेल्स होते हैं, काम यही होता है, लेकिन सेल्स थोड़े से अलग होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो ही सेल्स होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक होता है सैटेलाइट सेल, जो हमारी सेल बॉडी को घेर के रखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था सेल बॉडी को कौन घेर रहा था, एरिस्टोसाइट्स। वो क्या कर रहे थे, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे थे। वैसे ही सैटेलाइट सेल जो हैं वो क्या करते हैं, न्यूरॉन सेल बॉडी को घेर के रखते हैं और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। दूसरे हैं शॉन सेल्स, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। शॉन सेल्स किसकी तरह काम कर रहे हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की तरह। ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करते हैं, माइलिन शीट बनाते हैं। वैसे ही शॉन सेल्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीट बना के रखते हैं। यहाँ पे एक सेल एक ही माइलिन शीट बनाता है, लेकिन यहाँ पे एक सेल बहुत सारे न्यूरॉन को हेल्प कर रहा था, बस थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। तो ये है आपके न्यूरोग्लिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चार होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिर्फ दो ही होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट वाले और एरिस्ट्रोसाइट वाले।
तो इस तरह से हमारा आज का जो टॉपिक था नर्वस सिस्टम एट सेलुलर लेवल वो हमने कवर कर लिया है। हमारे जो दोनों टाइप के सेल हैं न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया दोनों का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, दोनों के फंक्शन हमने देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम देखेंगे नर्वस सिस्टम एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, जहाँ पे हम देखेंगे कि सॉरी यहाँ पे हम देखेंगे कि जो नर्व्स हैं उसकी कौन-कौन सी टाइप्स हैं, जैसे एफरेंट इफरेंट नर्व, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व। नर्व सिस्टम के पार्ट्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आगे पार्ट होते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनर्विक नोमिक नर्वस सिस्टम। फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम की कुछ डिवीजन्स होती हैं, मोटर डिवीजन और सेंसरी डिवीजन। वैसे ही ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की भी डिवीजन होती है, सिम्पैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। इन सभी पार्ट्स के क्या फंक्शंस हैं हमारे नर्वस सिस्टम में और ये कैसे फंक्शन करते हैं, हमारी बॉडी को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो हमारा होगा पार्ट 2 ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज़ नर्वस सिस्टम एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद दिस टॉपिक। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।